प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डीजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत कक्षा 10वीं के अंग्रेजी के अध्याय नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से करेंगे और इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर कक्षा 10वीं के हिंदी के अध्याय बाल गोविंद भगत को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कक्षा 12वीं के गणित के अध्याय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अध्ययन करेंगे और इसके आधार पे कुछ रोचक प्रश्नों को हल करेंगे। फिर उसके बाद कक्षा 12वीं के विज्ञान के अध्याय वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके आधार पे कुछ बहुत ही रोचक प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम डीजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो? पिछली 2 वीडियोस में हमने आपकी क्लास 10th का इंग्लिश का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, वो पढ़ा था, जो आपकी इंग्लिश की ही बुक फर्स्ट फ्लाइट का है। दोस्तों, क्या आप सबको याद है कि हमने पिछली 2 वीडियोस में ये चैप्टर कहाँ तक पढ़ लिया है और इसके बारे में क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है दिस इज एन ऑटोबायोग्राफी, यानी ये चैप्टर नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी मतलब उनकी आत्मकथा का एक हिस्सा है। और इस चैप्टर में उनकी आत्मकथा का वो हिस्सा है जिस दिन उनकी ओथ सेरेमनी मतलब उनका शपथ ग्रहण समारोह था। अबाउट नेल्सन मंडेला मतलब हमने नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी कुछ बहुत ही ज़रूरी चीज़ें जानी थी, जैसे कि वो साउथ अफ्रीका के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका रंग गोरा नहीं था। वो 30 साल जेल में भी बिता चुके थे। हमने और भी कई बातें जानी थी। ओथ सेरेमनी डे मतलब शपथ ग्रहण समारोह के दिन क्या क्या हुआ और उस दिन नेल्सन मंडेला के दिमाग में क्या क्या ख्याल आ रहे थे। आफ्टर ओथ सेरेमनी मतलब शपथ ग्रहण समारोह के बाद क्या हुआ। दोस्तों, आपको याद होगा शपथ ग्रहण समारोह के बाद नेल्सन मंडेला और उनकी पार्टी को सलामी दी जा रही थी एयरफोर्स के द्वारा और जवानों के द्वारा। इनॉग्रेशन डेज थॉट मतलब जिस दिन नेल्सन मंडेला का पहला दिन था काम करने के लिए, उनके दिमाग में और उनके मन में क्या क्या ख्याल आ रहे थे। दोस्तों, आगे की कहानी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या सीखेंगे। थॉट्स इन माइंड ऑफ नेल्सन मंडेला मतलब नेल्सन मंडेला के मन में, उनके दिमाग में क्या क्या ख्याल आ रहे थे, क्या क्या थॉट्स आ रहे थे। दोस्तों, आगे की कहानी उन्होंने कुछ इस तरह लिखी है कि हर व्यक्ति, हर आदमी के जीवन में 2 ऑब्लिगेशंस यानी 2 कर्तव्य होते हैं। पहला उसके परिवार के प्रति कि वो अच्छा पति, अच्छा पिता, अच्छा बेटा बन के दिखाए, और दूसरा उसकी कम्युनिटी यानी उसके समुदाय के प्रति, उसके देश के प्रति और उसके देश के लोगों के प्रति होती है। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री मतलब साउथ अफ्रीका जैसे देश में जिस इंसान का रंग मेरी तरह काला हो और वो पिछड़ी जाति का हो, तो उसके लिए इम्पॉसिबल यानी बहुत असंभव है कि वो नॉर्मल जिंदगी बिता सके। उसके साथ हमेशा ही डिस्क्रिमिनेशन
यानी भेदभाव होता रहता है, फिर चाहे वो जाति को लेकर हो या रंग को लेकर हो। उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है कि वो अपने परिवार और अपने देश के बीच बैलेंस बना सके, यानी संतुलन बना सके। शुरुआत में तो मैंने भी संतुलन बनाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन जब मैंने ध्यान दिया तो पता चला कि मेरे से भी संतुलन बन नहीं पा रहा है। मैं अपनी एक ऑब्लिगेशन, जो हमारी पहली ऑब्लिगेशन होती है परिवार के प्रति, उसको पीछे छोड़ चुका हूँ। ना मैं अच्छा बेटा बन पा रहा हूँ, ना अच्छा पिता। मैं अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा था। मैं आज़ाद होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था, मैं आज़ाद ही पैदा हुआ था। मुझे हर चीज़ की आज़ादी थी, जैसे बागीचे में भागने की आज़ादी, नदी में तैरने की आज़ादी जो मेरे गांव से होकर जाती थी, रात को आराम से लेटकर तारे गिनने की आज़ादी। और ये सब तब तक था जब तक मैं अपने पिता और अपने समुदाय की बातों का पालन करता रहूं। लेकिन जैसे ही मैं बड़ा हुआ, जवान हुआ, मुझे समझ आने लगा कि ये आज़ादी नहीं है, ये सब एक इल्यूजन है, यानी भ्रम है। मैं आज़ाद नहीं था। पहले तो मैं सिर्फ अपने लिए आज़ाद होना चाहता था, क्योंकि मुझे बंदिश पसंद नहीं थी। फिर मुझे पता चला कि मेरे जैसे और भी बहुत लोग हैं। मेरे भाई बहन भी मेरे साथी ही हैं जो इस बंदिश में हैं, वो भी आज़ाद होना चाहते हैं। उस वक्त मेरे को समझ आया, और उस वक्त की ही बात है जब मैंने राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करी जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। फिर ये एक जुनून बन गया कि मुझे सबको आज़ाद करना है, सबके साथ मिलकर गोरे लोगों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़नी है। और इस लड़ाई के चलते मैं एक ऐसा इंसान बन चुका था जो रूल्स, मतलब नियमों का पालन नहीं करता था। फैमिली लविंग मैन, यानी परिवार से प्रेम करने वाला व्यक्ति एक सन्यासी बन चुका था। मेरा मानना है जो भी लोग भेदभाव करते हैं वो सभी कैदी हैं, नफरत के, नैरो माइंडेडनेस के। दोस्तों, नैरो माइंडेडनेस मतलब छोटे दिमाग, यानी छोटी सोच के। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा नेल्सन मंडेला के दिमाग में क्या क्या ख्याल आ रहे थे, और उनके दिमाग में ये ख्याल आए कि हर व्यक्ति, हर आदमी के जीवन में दो ऑब्लिगेशंस होती हैं। पहली उसके परिवार के प्रति और दूसरी उसके देश के प्रति। साउथ अफ्रीका जैसे देश में ये दोनों ऑब्लिगेशंस का बैलेंस बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट, यानी बहुत ही मुश्किल है। जब तक वो छोटे थे तब तक उनको ये लगता था कि वो आज़ाद हैं, उनको हर चीज़ की आज़ादी है। लेकिन जैसे ही वो बड़े हुए, जवान हुए, तब उनको समझ आया कि ये आज़ादी एक इल्यूजन, यानी एक भ्रम है, वो आज़ाद नहीं थे। उसके बाद उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी, और उनका कहना था कि ये जो लोग भी भेदभाव करते हैं वो कैदी हैं, नफरत के और नैरो माइंडेडनेस के। दोस्तों, आप भी अपने घर जाके अपनी बुक फर्स्ट फ्लाइट से नेल्सन मंडेला चैप्टर ज़रूर पढ़ें। अगली वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी होंगे, वो पढ़ेंगे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हो? पिछली 3 वीडियोस में हमने आपकी क्लास 10th का इंग्लिश का दूसरा चैप्टर पढ़ लिया था, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो आपकी इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। हर क्वेश्चन, हर प्रश्न पढ़ने के बाद मैं आपको कुछ सेकंड का समय दूंगा ताकि आप उसका उत्तर
उसका आंसर जान सके, सोच सके। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन सेरेमनी? व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रायम्फ ऑफ? बहुत अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने इनॉग्रेशन सेरेमनी क्यों अटेंड की थी और उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी? दोस्तों, इसका आंसर है फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन सेरेमनी। मतलब जो इनॉग्रेशन सेरेमनी, जो ओथ सेरेमनी हो रही थी, वो साउथ अफ्रीका के पहले डेमोक्रेटिक मतलब पहले लोकतांत्रिक चुनाव की सेरेमनी थी। इक्वालिटी टू ब्लैक पीपल मतलब जो भी काले लोग थे उनको इक्वालिटी मिल रही थी, एक समान दर्जा मिल रहा था। विक्ट्री ऑफ इक्वालिटी ओवर डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव के ऊपर जीत हो रही थी, इक्वालिटी की। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड मंडेला मीन व्हेन ही सेज ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोस अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम? मतलब मंडेला का क्या कहना था जब उन्होंने कहा कि वो उन सभी अफ्रीकन पेट्रियट्स यानी उन स्वतंत्रता सेनानियों का समूह है जो उनसे पहले जा चुके हैं? दोस्तों, इसका आंसर है Mandela wanted to pay tribute to all those people who sacrificed their lives. नेल्सन मंडेला उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहते थे जिन्होंने अपने प्राण दे दिए थे, न्योछावर कर दिए थे देश की भलाई के लिए। He says he is simply the sum of all those patriots. और वो कह रहे थे कि वो उन सभी पेट्रियट्स मतलब उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों का समूह है। It was Patriots Corporation that he was at that stage and serving nation. और ये उन पेट्रियट्स मतलब उन स्वतंत्रता सेनानियों का कॉर्पोरेशन था, उनका सहयोग था जो नेल्सन मंडेला उस स्टेज पर खड़े थे और अपने देश की सेवा कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, वुड यू अग्री दैट द डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर? हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस? कैन यू एड योर ओन एग्जाम्पल टू दिस आर्ग्यूमेंट? दोस्तों, इसका मतलब है भेदभाव और दबाव की वजह से क्या कोई बड़ा कैरेक्टर बाहर निकल कर आता है? मंडेला ने इस बात को कैसे बताया है और क्या आप इस बात को समझाने के लिए अपना कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? दोस्तों, इसका आंसर है यस आई अग्री। मतलब मैं सहमत हूं इस बात से कि भेदभाव और दबाव की वजह से कुछ बहुत बड़े कैरेक्टर बाहर निकल कर आ सकते हैं। नेल्सन मंडेला illustrates this by giving example of brave people who sacrificed their lives for the welfare of nation. नेल्सन मंडेला ने इसको समझाने के लिए उन सभी बहादुर लोगों का एग्जाम्पल दिया है जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए देश की भलाई के लिए। India is a perfect example for this, as during
our freedom struggle, there was a galaxy of leaders of great character. और हमारा देश इंडिया यानी हिंदुस्तान इस चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान यानी हमारी आज़ादी की लड़ाई के दौरान ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े कैरेक्टर्स बाहर निकल कर आए थे। दोस्तों, ये क्वेश्चंस ध्यान से समझिएगा। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, लेकिन इनका मतलब एक ही है, तो इनका आंसर भी एक ही होगा। इनमें से पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड मंडेलास अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस? मतलब मंडेला की जो अंडरस्टैंडिंग थी यानी जो उनकी समझ थी वो फ्रीडम को लेकर कैसे चेंज हुई उम्र के साथ। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? और जब उनकी फ्रीडम के लिए मतलब उनकी आज़ादी के लिए उनकी भूख के मायने बदले तो उसकी वजह से उनकी लाइफ कैसे बदली? दोस्तों, इसका आंसर है, विद एज मंडेला रियलाइज्ड दैट he had a lot of responsibilities towards his community, people of country and country. उम्र के साथ नेल्सन मंडेला को ये एहसास हुआ, ये आभास हुआ कि उनके ऊपर कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, यानी कई सारी जिम्मेदारियां हैं उनकी कम्युनिटी मतलब उनके समुदाय के प्रति, उनके देश और देश के लोगों के प्रति। एज अ बॉय ही थॉट ही वॉज बॉर्न फ्री। जब वो छोटे थे तब उनको लगता था कि वो पैदा ही आजाद हुए हैं। He believed that as long as he obeys his father and his tribe's custom, he was free. और उनको लगता था जब तक वो अपने पिता और अपने समुदाय की बातों का पालन करते रहेंगे वो आजाद हैं। When he grew, he realized that not only he but all the black in his country were suffering. लेकिन जब वो बड़े हुए तो उनको एहसास हुआ, उनको समझ आया कि सिर्फ वो ही नहीं पर सारे काले लोग उनके देश के सफर कर रहे थे, मतलब इस सिचुएशन से जूझ रहे थे। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड अफेक्टेड हिज कंट्री? मतलब जो भेदभाव की पॉलिसी थी उसने साउथ अफ्रीका के ऊपर क्या प्रभाव डाला था? दोस्तों, इसका आंसर है, इवन आफ्टर गेटिंग फ्रीडम फ्रॉम ऑल द रिस्ट्रिक्शंस एंड डिस्क्रिमिनेशन, that policy had so much of adverse effect. मतलब आजादी मिलने के बावजूद भी उस पॉलिसी के बहुत बुरे असर पड़ चुके थे। The people of the country would have to spend some years, if not generations, to come out of that mental state. और उस देश के लोगों को अगर पीढ़ियां नहीं तो कुछ साल जरूर बिताने पड़ेंगे उस मेंटल स्टेट मतलब उस मानसिक स्थिति से बाहर आने के लिए। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, स्टेट ट्विन ऑब्लिगेशंस टोल्ड बाय द ऑथर। मतलब ऑथर यानी नेल्सन मंडेला द्वारा ऐसी कौन सी दो ऑब्लिगेशंस थी जो एक इंसान की जिंदगी में बहुत जरूरी होती हैं? दोस्तों, इसका आंसर है, ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द फैमिली टू बी अ गुड फादर, गुड सन, अ गुड फैमिली मैन। अपने परिवार के प्रति ऑब्लिगेशन होती है एक अच्छा पिता, अच्छा बेटा और अच्छा पारिवारिक इंसान बनने के लिए। दूसरी ऑब्लिगेशन होती है अपनी कम्युनिटी मतलब अपने समुदाय के प्रति, अपने देश के प्रति और देश के लोगों के प्रति।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द मिलिट्रीज एटीट्यूड चेंज, मतलब सेना का एटीट्यूड कैसे बदला नेल्सन मंडेला के प्रति। दोस्तों इसका आंसर है, अर्लियर नेल्सन मंडेला वॉज ब्रेकिंग रूल्स एंड प्रोटेस्टिंग फॉर द राइट्स ऑफ ब्लैक पीपल। पहले नेल्सन मंडेला रूल्स तोड़ा करते थे और काले लोगों के हक के लिए लड़ा करते थे, प्रोटेस्ट किया करते थे। वाइट्स वो सिटिंग ऑन द सीट ऑफ यूनियन टिल देन, और यूनियन की कुर्सी पर, मतलब सरकार की कुर्सी पर गोरे लोग बैठा करते थे तब तक। नाउ इट वॉज द सीट ऑफ नेल्सन मंडेला, सो दे सैल्यूटेड देम। लेकिन अब वो नेल्सन मंडेला की कुर्सी थी, तो वो नेल्सन मंडेला को सैल्यूट कर रहे थे, उनकी रिस्पेक्ट कर रहे थे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? हमने नेल्सन मंडेला चैप्टर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े। आप सब भी अपने घर जाकर नेल्सन मंडेला चैप्टर दोबारा से जरूर पढ़ें ताकि आपको सब अच्छे से समझ आ जाए। थैंक यू। नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के दूसरे गद्य पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। आइए जानते हैं इस वीडियो के विषय बिंदु। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में। राम वृक्ष बेनीपुरी इस पाठ के लेखक भी हैं। साथ ही आज की इस वीडियो में हम बाल गोविंद भगत के प्रसंग से जुड़ी कुछ बातों के बारे में जानेंगे। ये जानते हुए हम पाठ की कुछ पाठ्य वस्तु की व्याख्या करेंगे। पाठ्य वस्तु यानी आपके चैप्टर का टेक्स्ट। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तैयार हैं आप सभी? चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर जो चित्र आप देख रहे हैं वो चित्र है हिंदी के प्रसिद्ध लेखक व पत्रकार राम वृक्ष बेनीपुरी का। राम वृक्ष बेनीपुरी पत्र और पत्रिकाओं का संपादन कर चुके हैं। इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत से प्रसिद्ध कार्य किए हैं। साथ ही इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में पतितों के देश में, चिता के फूल, अम्पाली, माटी की मूर्तें, पैरों में पंख बांधकर, जंजीरें और दीवारें इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं। शेष रचनाओं के लिए आप अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 को भी देख सकते हैं। इनकी रचना में हमें स्वाधीन चेतना के साथ साथ मनुष्यता की चिंता भी देखने को मिलती है। आइए अब जानते हैं बाल गोविंद भगत के बारे में। ये पाठ एक रेखा चित्र है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि रेखा चित्र कहते किसे हैं? दरअसल शब्दों से जो चित्र बनाया जाता है उसे शब्द चित्र कहते हैं, और जब किसी व्यक्ति विशेष के चित्र को शब्दों से अंकित किया जाता है तो उसे रेखा चित्र कहते हैं। उसमें व्यक्ति की रूप रचना के साथ साथ उसके व्यक्तित्व को भी शामिल किया जाता है। उस दृष्टि से ये रचना बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना के दर्शन होते हैं। अब आप सबके लिए ये शब्द थोड़े कठिन होंगे। आइए इनका मतलब जानते हैं। लोक संस्कृति का मतलब होता है जो लोक में परंपराएं या व्यवहारिक प्रवृत्ति होती है, उसे हम लोक संस्कृति कहते हैं। और सामूहिक चेतना, समाज में रहने वाले लोगों के विचार। इस पाठ में हमें आदर्श ग्रामीण जीवन के दर्शन भी होते हैं। ग्रामीण जीवन गांव में बिताए गए जीवन को कहते हैं। आइए अब हम पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। जब आप अपना पाठ खोलेंगे तो आपको पाठ में सबसे पहला शब्द मिलेगा बाल गोविंद भगत। और ये पूरा का पूरा पाठ एक रेखा चित्र है जिसमें इस व्यक्ति जिसका नाम बाल गोविंद भगत है उसके बारे में बताया गया है। लेखक बताता है बाल गोविंद भगत एक मझोले यानी मझले कद का छोटा गोरा चिट्टा आदमी है और थोड़ा बूढ़ा है, क्योंकि उसकी उम्र जो है वह 60 वर्ष है। और क्योंकि उम्र ज्यादा हो गई इसलिए उसके बाल पक गए हैं, सफेद हो गए हैं। किंतु
वह कपड़े अब भी बहुत कम पहनता है। कपड़े के नाम पर वह एक लंगोटी पहने रहता है और कबीरपंथियों की कनफटी टोपी। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि कबीरपंथी किसे कहते हैं? कनफटी टोपी एक प्रकार की ऐसी टोपी होती है जिससे कान को छिपाया जा सकता है, और ये आम राम भक्त कवि जो हैं वो पहने हुए आपको दिख जाएंगे। हाँ, अब जब सर्दी होती थी तो उस समय में ये जो व्यक्ति था जिसका नाम है बाल गोविंद भगत, ये एक काली कमली ओढ़े रहता था, यानी काली कमली यानी काले रंग का छोटा सा कम्बल ओढ़े रहता था। इसके मस्तक पर हमेशा रामानंदी चंदन लगा रहता था, जैसे राम भक्त लोग लगाते हैं, और गले में हमेशा तुलसी के जड़ की जो माला होती है उसे पहने रहता था। यहाँ अगर आप देखेंगे तो देखेंगे आप कि व्यक्ति की रूपरेखा को, यानी वो कैसा दिखता है, लेखक ने उसे बताने का प्रयास किया है। आइए अब हम अगले अंश को देखते हैं। यहाँ पर लेखक स्पष्ट करता है कि जो रेखा चित्र उसने बताया है, जो व्यक्ति का स्वरूप उसने बताया है, उससे वह एक साधु लगता है, किंतु वह साधु नहीं है, वह एक गृहस्थ है। अब गृहस्थ क्या होता है? गृहस्थ वो व्यक्ति होता है जिसका एक परिवार होता है और सामाजिक कार्यों में वह जुड़ा होता है, उसे गृहस्थ बोलते हैं। तो वह एक गृहस्थ है क्योंकि उसके परिवार में उसका बेटा और उसकी बहू है, यानी जिसे पतोहू बोला गया है। पतोहू एक लोक संस्कृति का शब्द है जिसका अर्थ होता है पुत्रवधू। तो इसमें बताया गया है कि उसकी एक खेती बाड़ी थी और साफ सुथरा मकान भी था, यानी उसका एक व्यावसायिक जीवन भी था। तो आप देख सकते हैं कि वो कोई साधु नहीं था, वह एक गृहस्थ व्यक्ति था जिसको प्रमाणित किया है लेखक ने। अब जो कुछ हमने पढ़ा उसके आधार पर हम यह बता सकते हैं कि बाल गोविंद भगत एक ऐसा व्यक्ति था जिसका कद मंझोला था, यानी सामान्य था, और रंग गोरा था। 60 वर्षीय था, कम कपड़े पहनता था, उसके शरीर पर कपड़े बहुत कम होते थे, यह हमने जाना, और साथ ही मस्तक पर रामानंदी चंदन लगाता था, तुलसी जड़ की माला गले में पहनता था। गृहस्थ था। क्यों गृहस्थ था? क्योंकि उसका एक बेटा था और उसकी शादी हो गई थी और उसकी पुत्र वधू भी थी, इसलिए वह गृहस्थ था, और खेती बाड़ी तथा मकान भी था कुछ। तो इस आधार पर हम यहाँ पर बाल गोविंद भगत के दो स्वरूप को देखते हैं, एक तो उसका भक्ति जीवन और एक उसका गृहस्थ जीवन। इन दोनों जीवन के बारे में पाठ में ही आगे बताया गया है, उसका वर्णन हम अगली वीडियो में करेंगे। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे या साधु। साथ ही बाल गोविंद भगत का रेखा चित्र भी हमने पढ़ा और समझा। स्क्रीन पर आप कुछ प्रश्न लिखे देख रहे हैं, आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही घर जाकर इस अंश को जिसे हमने इस वीडियो में पढ़ा उसे पढ़िएगा, समझिएगा। अगली वीडियो देखने के लिए शेष पाठ पढ़कर आए, जो आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भाग 2 के वीडियो में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं इसमें हम क्या पढ़ेंगे। प्रतिलोम फलन के गुण शुरू करते हैं। साइन इनवर्स x बराबर है x के और x -1 से 1 के अंतर्गत है। साइन इनवर्स साइन x बराबर है x के और x -π/2 से π/2 के अंतर्गत है। आइए देखते हैं पहला गुण। साइन इनवर्स यानी साइन प्रतिलोम 1/x बराबर है कोसेक इनवर्स यानी कोसेक प्रतिलोम x के, जिसमें x बड़ा तथा बराबर है 1 के और x छोटा तथा बराबर है -1 के। देखते हैं। मान लीजिए
कोसेक इनवर्स x बराबर है y के, अर्थात x बराबर होगा कोसेक y के। हम जानते हैं कोसेक x बराबर है 1 भाग साइन x के। इसका मतलब 1 भाग x बराबर होगा साइन y के। इसलिए साइन इनवर्स यानी साइन प्रतिलोम 1 भाग x बराबर होगा y के, और हमने y को कोसेक इनवर्स x माना था। इसका मतलब साइन इनवर्स 1/x बराबर होगा कोसेक इनवर्स x के। आइए देखते हैं दूसरा गुण। साइन इनवर्स माइनस x बराबर है माइनस साइन इनवर्स x के, जिसमें x माइनस 1 से 1 समुच्चय के अंतर्गत है। देखते हैं हल। मान लीजिए साइन इनवर्स माइनस x बराबर है y के, अर्थात माइनस x बराबर होगा साइन y के, जिसका मतलब x बराबर होगा माइनस साइन y के, अर्थात x बराबर होगा साइन माइनस y के, जिसका मतलब साइन प्रतिलोम x यानी साइन इनवर्स x बराबर होगा माइनस y के, और y को हमने साइन इनवर्स माइनस x माना था। तो साइन इनवर्स माइनस x बराबर हो गया माइनस साइन इनवर्स x के। देखते हैं तीसरा गुण। कॉस इनवर्स माइनस x बराबर होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x के, और x माइनस 1 से 1 समुच्चय के अंतर्गत है। देखते हैं हल। मान लीजिए कॉस इनवर्स माइनस x बराबर है y के। इसका मतलब माइनस x बराबर होगा कॉस y के, यानी x बराबर होगा माइनस कॉस y के। और हम जानते हैं माइनस कॉस थीटा बराबर होता है कॉस पाई माइनस थीटा। यहाँ पे अगर मैं देखूं थीटा की जगह पे y है, जिसका मतलब ये बराबर होगा कॉस पाई माइनस y के, अर्थात कॉस इनवर्स x बराबर हो गया पाई माइनस y के, और y मैंने माना था कॉस इनवर्स माइनस x को, यानी कॉस इनवर्स x बराबर होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस x। देखते हैं चौथा गुण। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होगा पाई भाग 2 के। देखते हैं हल। मान लीजिए साइन इनवर्स x बराबर है y के, अर्थात x बराबर होगा साइन y के, यानी कॉस पाई भाग 2 माइनस y, यानी कॉस इनवर्स x बराबर हो गया पाई भाग 2 माइनस y। y को हमने माना था साइन इनवर्स x, इसलिए पाई भाग 2 माइनस साइन इनवर्स x मैंने यहाँ लिख दिया, अर्थात साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर हो गया पाई भाग 2 के। देखते हैं पांचवा गुण। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y भाग 1 माइनस xy, और xy छोटा होगा 1 से। मान लीजिए tan इनवर्स x बराबर है थीटा के, और tan इनवर्स y बराबर है फाई के, यानी
x बराबर हो गया tan थीटा के और y बराबर हो गया tan फाई के। अब हम जानते हैं tan थीटा प्लस फाई बराबर होता है tan थीटा प्लस tan फाई भाग 1 माइनस tan थीटा tan फाई, यानी x प्लस y भाग 1 माइनस एक्स वाई, अर्थात थीटा प्लस फाई बराबर होगा tan इनवर्स x प्लस y भाग 1 माइनस एक्स वाई के, अर्थात tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होगा tan इनवर्स x प्लस y भाग 1 माइनस एक्स वाई के लिए। ध्यान दीजिए ये गुण x y छोटा होगा 1 से जब, तभी ये परिभाषित है। इसमें एक गुण और है जिसमें x y बड़ा होगा -1 से, वह आप इसी प्रकार कर लेंगे। देखते हैं छठा गुण। 2 tan इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x भाग 1 प्लस x के वर्ग के। देखते हैं हल। मान लीजिए tan इनवर्स x बराबर है y के, यानी x बराबर है tan y के। इसका मतलब sin इनवर्स 2x भाग 1 प्लस x के वर्ग बराबर होगा sin इनवर्स 2 tan y भाग 1 प्लस tan y के वर्ग के। हम जानते हैं sin 2y बराबर होता है 2 tan y भाग 1 प्लस tan y के वर्ग के, यानी sin इनवर्स sin 2y मैं लिख सकती हूँ, जो कि बराबर होगा 2y के, यानी 2 tan इनवर्स x, अर्थात 2 tan इनवर्स x बराबर होगा sin इनवर्स 2x भाग 1 प्लस x के वर्ग के। उदाहरण, tan इनवर्स cos x भाग 1 माइनस sin x बड़ा -3 पाई भाग 2 से और छोटा पाई भाग 2 को सरल रूप में व्यक्त कीजिए। देखते हैं हल। तो चलिए हम tan इनवर्स cos x भाग 1 माइनस sin x को लेके चलते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स cos x भाग 2 का वर्ग माइनस sin x भाग 2 का वर्ग भाग cos x बाई 2 का वर्ग प्लस sin x भाग 2 का वर्ग माइनस 2 sin x भाग 2 गुणा cos x भाग 2। देखते हैं ये हमने कैसे लिखा। हम जानते हैं cos x बराबर होता है cos x भाग 2 के वर्ग माइनस sin x भाग 2 के वर्ग के, और cos x भाग 2 का वर्ग प्लस sin x भाग 2 का वर्ग बराबर होता है 1 के, तथा sin x बराबर होता है 2 sin x भाग 2 गुणा cos x भाग 2 के, जिसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स cos x भाग 2 प्लस sin x भाग 2 गुणा cos x भाग 2 माइनस sin x भाग 2 के। यहाँ मैंने a वर्ग माइनस b वर्ग बराबर a प्लस b गुणा a माइनस b का सूत्र लगाया है, तथा a माइनस b का वर्ग बराबर a वर्ग
प्लस बी वर्ग माइनस 2a गुणा b का सूत्र लगाया है। देखते हैं, इसको मैंने सरल रूप में लिख दिया। tan इनवर्स cos x भाग 2 प्लस sin x भाग 2 भाग cos x भाग 2 माइनस sin x भाग 2 लिख दिया। अब हम प्रत्येक तत्व को cos x भाग 2 के साथ विभाजित करेंगे। हमें मिलेगा tan इनवर्स 1 प्लस tan x भाग 2 भाग 1 माइनस tan x भाग 2। अब हम जानते हैं 1 बराबर होता है tan पाई भाग 4 के, यानी tan इनवर्स tan पाई भाग 4 प्लस tan x भाग 2 भाग 1 माइनस tan पाई भाग 4 गुणा tan x भाग 2। यहाँ एक सूत्र बन रहा है tan x प्लस y बराबर tan x प्लस tan y भाग 1 माइनस tan x गुणा tan y, यानी tan इनवर्स tan पाई भाग 4 प्लस x भाग 2, जिसका मतलब पाई भाग 4 प्लस x भाग 2। देखते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। प्रतिलोम फलन जी को अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस फिजिक्स वीडियो लेक्चर। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र की, जिसके 6 भागों को हम अभी तक पढ़ चुके हैं। अब बढ़ते हैं इसके अगले भाग यानी भाग 7 की ओर, जिसमें आज हम समझेंगे विद्युत द्विध्रुव को। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आखिर होता क्या है।
तो दोस्तों, अल्प दूरी से पृथक दो समान एवं विपरीत आवेशों का निकाय कहलाता है विद्युत द्विध्रुव। अब जैसे यहाँ पर दो आवेश धनात्मक तथा ऋणात्मक Q जिनका परिमाण समान है, एक दूसरे से एक छोटी सी दूरी 2a से पृथक किए गए हैं। इसके अलावा एक विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है P बराबर Q गुणा 2a और इसकी दिशा होती है ऋणात्मक Q से धनात्मक Q की ओर। आइए इसके बाद समझते हैं कि किसी विद्युत द्विध्रुव की वजह से बनने वाला वैद्युत क्षेत्र किस प्रकार का होता है। तो यहाँ इसमें सबसे पहले हम एक केस लेते हैं जब हमें वैद्युत क्षेत्र को मापना है द्विध्रुव के किसी अक्षीय बिंदु पर। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं एक विद्युत द्विध्रुव जिसके दोनों किनारों पर धनात्मक Q तथा ऋणात्मक Q आवेश उपस्थित है और ये एक छोटी सी दूरी 2a से पृथक किए गए हैं। इस द्विध्रुव की अक्ष पर कुछ दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं जिस पर हमें इस द्विध्रुव की वजह से बनने वाले वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है और ये बिंदु द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित है। अब अगर हम यहाँ पर ऋणात्मक Q आवेश की वजह से बनने वाला वैद्युत क्षेत्र देखें तो वो होगा E बराबर ऋणात्मक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R जमा a की घात 2। और क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र P यानी द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में है, यानी धनात्मक से ऋणात्मक आवेश की ओर, इसी कारण यह एक ऋणात्मक क्वांटिटी है। ठीक इसी तरह अगर हम लिखें आवेश प्लस Q की वजह से बिंदु P पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र तो वो होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R घटा a की घात 2, जो सदिश P के समान दिशा में होने की वजह से एक धनात्मक राशि है। अब कुल वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए इन दोनों ही वैद्युत क्षेत्र की राशियों को हमें जोड़ना होगा, यानी E बराबर होगा E धनात्मक आवेश की वजह से जमा E ऋणात्मक आवेश की वजह से, और जिसे जोड़ने पर आता है E बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा 1/r घटा a की घात 2 घटा 1/r जमा a की घात 2। आइए अब हम एक और परिस्थिति लेते हैं जिसमें हम वैद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे विद्युत द्विध्रुव के भूमध्य बिंदु पर। इसके लिए हम मान लेते हैं कि ये एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके ऋणात्मक Q आवेश को बिंदु A और धनात्मक Q आवेश को बिंदु B पर मान लेते हैं। इस द्विध्रुव के भूमध्य तल पर यानी y अक्ष पर जो इसके मध्य बिंदु से पास होती है उस पर r दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं जिस पे हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अब मान लीजिए कि इस बिंदु P पर धनात्मक आवेश Q की वजह से E1 वैद्युत क्षेत्र बिंदु M की दिशा में लग रहा है, जबकि ऋणात्मक आवेश Q की वजह से लगता है E2 वैद्युत क्षेत्र, वो भी बिंदु A की ही दिशा में, क्योंकि दोस्तों ऋणात्मक आवेश के वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की ओर ही होती है। अब अगर इन दोनों ही वैद्युत क्षेत्रों का रिजल्टेंट निकालें तो वो होगा x अक्ष की दिशा में, लेकिन इसकी दिशा होगी द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत। तो इस रिजल्टेंट को निकालने के लिए हम उपयोग करेंगे सदिशों का समानांतर चतुर्भुज योग का नियम, जिसे आप क्लास 11th में पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले हम लिख लेते हैं सदिश E1 जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे BP की घात 2, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R की घात 2 जमा A की घात 2, जबकि सदिश E2 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे AP की घात 2, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R की घात 2 जमा A की घात 2। तो दोस्तों सदिशों के समानांतर चतुर्भुज योग के नियम के कारण सदिश E आता है ऋणात्मक E1 जमा E2 cos थीटा। दोस्तों यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि रिजल्टेंट सदिश
सदिश P यानी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि E1 तथा E2 का परिमाण समान है, इसलिए सदिश E होगा ऋणात्मक 2E1 cos थीटा। दोस्तों, cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम लिख सकते हैं OP बटे PA। तो अब इस समीकरण में हम सभी राशियों यानी E1, OA तथा PA का मान रखें और हल करें तो वैद्युत क्षेत्र E आता है ऋणात्मक 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q गुणा 2A बटे R की घात 2 जमा A की घात 2 की पूरी घात 3 बटे 2। अब मान लीजिए कि बिंदु P की ये दूरी आवेशों को पृथक करने वाली दूरी से बहुत अधिक है, यानी A को R में जोड़ने या घटाने पर R में कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, यानी R की तुलना में हम A को नगण्य मान सकते हैं। तो ऐसा करने पर E आता है ऋणात्मक 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q गुणा 2A बटे R की घात 3। आइए अब समझते हैं विद्युत द्विध्रुव हमारे भौतिक जगत में कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, यानी विद्युत द्विध्रुव का भौतिक महत्व क्या है। तो दोस्तों, हमारे भौतिक जगत में कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिसमें धनात्मक तथा ऋणात्मक परमाणु होते हैं और उनके बीच की दूरी बहुत कम होती है। अब जैसे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के इस यौगिक में अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 द्विध्रुव आघूर्ण हैं जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, यानी किसी बाहरी वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इस यौगिक का कुल द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, जबकि वहीं एक और यौगिक जैसे H2O यानी जल का यौगिक, इसमें बनने वाली दोनों द्विध्रुव आघूर्ण के केंद्र कोइंसाइड नहीं करते, जिसकी वजह से द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे के विपरीत न होकर एक दूसरे पर अलाइंड होते हैं, जिसकी वजह से किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी इनका कुछ न कुछ द्विध्रुव आघूर्ण रहता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो की टॉपिक आपको समझ आए होंगे। आइए आज के इन्हीं टॉपिक पर आधारित एक उदाहरण समझते हैं। प्रश्न है 2 सेंटीमीटर की दूरी से पृथक 2 कूलाम और ऋणात्मक 2 कूलाम के समान आवेशों वाली द्विध्रुव के द्विध्रुवीय आघूर्ण की गणना करें। दोस्तों, हमें यहाँ पर इस प्रश्न के कुल 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें पहला है 0.02 कूलाम मीटर, जबकि दूसरा है 0.04 कूलाम मीटर, तीसरा विकल्प है 0.06 कूलाम मीटर और चौथा विकल्प है 0.08 कूलाम मीटर। तो दोस्तों, जैसा कि हमें दिया गया है, एक द्विध्रुव जिसके दोनों किनारों पर धनात्मक तथा ऋणात्मक 2 कूलाम के आवेश उपस्थित हैं और इनके बीच की दूरी है 2 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर Q है 2 कूलाम और D यानी दूरी है 2 सेंटीमीटर या यूं कहें 0.02 मीटर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है P बराबर Q गुणा D, तो यहाँ पर Q तथा D का मान रखने और इसे हल करने पर P आता है 0.04 कूलाम मीटर, यानी विकल्प B जो था 0.04 कूलाम मीटर सही उत्तर है। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हमने जाना विद्युत द्विध्रुव के बारे में और मापा किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण बनने वाला वैद्युत क्षेत्र, वो भी अलग अलग 2 बिंदुओं पर, जिसमें पहला था अक्षीय बिंदु और दूसरा था भूमध्य बिंदु। और अंत में हमने देखा हमारे भौतिक जगत में एग्जिस्ट करने वाले कुछ विद्युत द्विध्रुव को। हमारे अगले वीडियो में हम जानेंगे एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।
नमस्ते दोस्तों, डीजी साथ के आज के एपिसोड में आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज की इस वीडियो में हमने कक्षा 10वीं का इंग्लिश का अध्याय नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के बारे में पढ़ा। उसके बाद कक्षा 10वीं की हिंदी का अध्याय बाल गोविंद भगत के बारे में पढ़ा। फिर कक्षा 12वीं का गणित का अध्याय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में अध्ययन किया। फिर उसके बाद कक्षा 12वीं का विज्ञान का अध्याय वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में हमने चर्चा करी और इन अध्यायों के ऊपर हमने कुछ बहुत ही रोचक प्रश्नों को भी हल किया। आइए देखते हैं हम लोग कल की वीडियो में क्या पढ़ेंगे। कक्षा 10वीं में गणित का अध्याय बहुपद, कक्षा 10वीं में विज्ञान का अध्याय जेब प्रक्रम, कक्षा 12वीं में गणित का अध्याय आव्यूह और कक्षा 12वीं में विज्ञान का अध्याय वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे और इन अध्यायों के ऊपर कुछ बहुत ही रोचक प्रश्नों को भी हल करेंगे। एक जरूरी सूचना, इस एपिसोड को जो हमने अभी देखा इसका पुनः प्रसारण YouTube पर किया जाएगा इकोवेशन के चैनल पर ठीक 3 बजे। तो यदि आप अपने दोस्तों के साथ भी ये एपिसोड शेयर करना चाहते हैं या पुनः देखना चाहते हैं तो YouTube पर इकोवेशन सर्च करें और इस वीडियो तक पहुंच जाएं। धन्यवाद।